हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड एनसीईआरटी फैक्ट्स में। एनटीपीसी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर जीके सीरीज में पर्यावरण और पारिस्थितिकी हमारा चल रहा है, जिसका आज टॉपिक नंबर 4 है वन और वन्य जीव संरक्षण से 35 एमसीक्यू विथ एक्सप्लेनेशन, जो कि आपके सभी के सभी सवाल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे जो कि एनटीपीसी में पूछे गए सवाल हैं। इन सभी सवालों को देख के आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो महत्वपूर्ण साबित होगा, आपका जो तैयारी में आपको हेल्प करेगा, तो इसी में हमारा एक प्रयास का एक कड़ी के रूप में ये वीडियो आपके सामने है। तो अगर आप चैनल में नए हैं तो ज़रूर आप जुड़ जाएं, और अगर आप पुराने हैं तो बाकी लोगों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, और जो भी आपको लगता है कमेंट करें, और अगला टॉपिक भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल, जो कि वन और वन्य जीव संरक्षण से संबंधित होगा। इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ही शामिल किया गया है, ये भी याद रखिएगा। सवाल है आपके सामने, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष शुरू किया गया था? 1970, 1973, 1980, 1975। तो सही जवाब आपका हो जाएगा इसमें 1973। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में की गई थी। अच्छा, प्रोजेक्ट टाइगर का शुरुआत 1973 में किया गया, वही समय जो आपका रॉयल बंगाल टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर, इसे राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है। और जो टाइगर प्रोजेक्ट का शुरुआत स्पेशली आपका बाघ का संरक्षण के लिए किया गया है, और बाघ का संरक्षण के लिए 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस भी मनाया जाता है। और इसी के लिए भारत में टाइगर रिजर्व का भी कॉन्सेप्ट है, यानी भारत में बहुत सारे टाइगर रिजर्व घोषित किए गए हैं, वन्य जीव अभ्यारण्यों में या फिर राष्ट्रीय उद्यानों में या फिर अलग से। तो ये टाइगर रिजर्व सुनिश्चित करते हैं कि कहाँ पर बाघों का संरक्षण सही तरीके से किया जा रहा है। तो भारत में अब तक कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 58 है। ये आपका अपडेटेड लिस्ट है, इसे आप याद रखिएगा। 58वां जो आपका कहाँ है, तो वह आपका एमपी में है। और जो आपका माधव राष्ट्रीय पार्क है, माधव राष्ट्रीय उद्यान, उसी में 58वां टाइगर रिजर्व की स्थापना की गई है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2। सवाल यहाँ कह रहा है कि निम्न में से कौन सी 1973 में भारत में बाघों की आबादी के व्यवहार्य स्तर पर बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा संचालित योजना है? वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, सेव द टाइगर, प्रोजेक्ट टाइगर। तो कौन सा प्रोजेक्ट 1973 में शुरू किया गया? तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? तो प्रोजेक्ट टाइगर। इसके बारे में डिटेल आपको ऊपर बताया गया है। अगला सवाल, भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्य जीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर को कौन सा साल शुरू किया गया? घूम फिर कर वही सवाल, जवाब आपका क्या हो जाएगा? 1973। अगला सवाल, भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया है? 1947, 52, 50 या 48? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग बताते हैं। भारत सरकार 1951-52 में आधिकारिक रूप से, ऑफिशियल रूप से चीता को, एशियाई चीता को विलुप्त घोषित किया है। ऐसे जो रेड सूची में रखा जाता है विलुप्त या संकटग्रस्त को, तो एशियाई चीते को आईयूसीएन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जो रेड श्रेणी में रखा है अपना लाल सूची में। पिछले 100 सालों में चीता अकेला जंगली जानवर है जिसे भारत सरकार द्वारा विलुप्त घोषित किया गया है। एकमात्र 100 साल में केवल इसे ही विलुप्त घोषित किया गया है ऑफिशियल तौर से, बाकी कुछ भी नहीं है जिसे विलुप्त घोषित किया गया हो स्पेशली। क्वेश्चन नंबर 5, बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस यानी ग्लोबल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 26 जुलाई, 20 जुलाई, 25 जुलाई, 29 जुलाई? तो तभी आपको बताया गया है कब मनाया जाता है, तो 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। प्रजातियां आईयूसीएन यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर वर्गीकरण में संकटग्रस्त प्रजातियों की श्रेणी में नहीं है। तो कौन है जो संकटग्रस्त में नहीं है? नुकसान पहुंचाने वाली, विलुप्त, या सहज घायल हो सके, या लुप्त परा? तो संकटग्रस्त में कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी ऐसा है तो उसे संकटग्रस्त में डाल दे, ऐसा कोई बात नहीं है। संकटग्रस्त में डालने के लिए उसका संख्या में निरंतर कमी देखा जाना जरूरी है, तभी संकटग्रस्त में डाला जाता है। तो आईयूसीएन डालता है संकटग्रस्त श्रेणी में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो आईयूसीएन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, 5 अक्टूबर 1948 में बना, जो कि रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है। और रेड डाटा बुक विश्व में संकटग्रस्त प्रजातियों का एक लिस्टिंग करता है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा कानून पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित नहीं है? बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम 1997, जल उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991? तो इसका सही जवाब जो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका संबंध पर्यावरण से तो नहीं है, बाकी तीनों के तीनों ये सब पर्यावरण से संबंधित हैं। अब देखते हैं कुछ नियमों के बारे में पर्यावरण संबंधित। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977, वन संरक्षण अधिनियम 1980, सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम 1991, जैव विविधता अधिनियम 2002।
तो इसमें से जो बंदरगाह कानून संशोधन अधिनियम जो 1997 है, यह पर्यावरण कानून से संबंधित नहीं है, बाकी सब के सब किससे हैं, तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। अगला सवाल आपके सामने सवाल कहता है क्वेश्चन नंबर 8 के रूप में, चिपको आंदोलन की तरह निम्न में से किसका लक्ष्य उत्तर कन्नड़ जिले में वनों की रक्षा करना है? अपिक्को, नर्मदा बचाओ, अलबैधा या दिल्ली चलो? इसका जवाब है अपिक्को। साउथ इंडिया में चिपको आंदोलन की तर्ज पर कर्नाटक में चलाया गया था अपिक्को आंदोलन। तो यह चलाया गया था सितंबर 1983 में। यहाँ पुरुषों और महिलाओं और बच्चों ने जंगल में पेड़ों को गले लगाया ताकि उसे काटने से बचाया जा सके। कन्नड़ भाषा में गले लगाने के लिए अपिक्को शब्द है, इसी कारण अपिक्को आंदोलन इसका नाम पड़ा है। चिपको आंदोलन इनमें से किससे संबंधित था? पर्यावरण संरक्षण, महिलाओं का अधिकार, मानवाधिकार, स्वतंत्रता संग्राम। तो सही जवाब क्या है? पर्यावरण संरक्षण से पर आधारित था कौन सा आंदोलन? चिपको आंदोलन। इसका भी डिटेल देख लें। तो चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण संबंधित आंदोलन था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य पेड़ और वनों को काटने से बचाना और उनका संरक्षण करना। शुरुआत 1973 उत्तराखंड के चमोली जिले में। इसकी शुरुआत चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था, लेकिन इसका नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। तो इस आंदोलन के द्वारा पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसी कारण इसका नाम क्या पड़ा? तो चिपको आंदोलन पड़ा। तो स्टेट आप जरूर इसका याद करें, कौन सा स्टेट में है? तो उत्तराखंड के चमोली जिले में। इनमें से कौन सा चिपको आंदोलन का प्राथमिक उद्देश्य है? पेड़ों और वनों को बचाना, जल संसाधनों को संरक्षित करना, पृथ्वी की सुरक्षा, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना। तो इसका जो प्राइमरी मकसद है वो क्या था? पेड़ों और वनों को बचाना, चिपको आंदोलन का मुख्य मकसद। अब अगला सवाल देखते हैं, थोड़ा क्वेश्चन नंबर 11 के रूप में सवाल है, पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम 1960 की धारा 4 के तहत वर्ष 1962 में स्थापित। अब देखते हैं, भारतीय पशु कल्याण बोर्ड एक सांविधिक सलाहकार निकाय है जिसकी स्थापना पशु कल्याण संबंधी कानूनों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? यानी पशुओं के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम जो है वह किस मंत्रालय के अंतर्गत है? ऑप्शन आपके सामने, विधि और न्याय मंत्रालय, भू विज्ञान मंत्रालय, खाद्य कृषि मंत्रालय, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह किस विभाग के अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण वन और जलवायु मंत्रालय के तहत आता है पशु के प्रति क्रूरता रोकथाम अधिनियम। रेड डाटा बुक, जिसे लाल सूची भी कहते हैं, वह क्या है? सबसे प्रदूषित नदियों की लिस्ट, या फिर भूकंप संवेदी विश्व स्तर का सब है का रिकॉर्ड, या फिर विश्व के सूखाग्रस्त क्षेत्रों का सूचीबद्ध रिकॉर्ड, संकटग्रस्त पशुओं, प्रजातियों, पेड़ों इत्यादि का विस्तृत दस्तावेज। तो ये संकटग्रस्त वाला है, तो इसीलिए आपका रेड डाटा बुक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि प्रदूषित, भूकंप और सूखाग्रस्त इससे इसका कोई ताल्लुक नहीं है। कोई भी जीव जिसका संख्या घट रहा है, जो लुप्त होने की कगार पर है, उनका ख्याल रखने वाला कौन सा है? तो आपका रेड डाटा बुक है, यानी उनका लिस्टिंग करता है ताकि उससे पता चले कि यह घट रहा है तो उसके संरक्षण के लिए कुछ काम किया जा सके। इसे प्रकाशन सबसे पहले 1964 में किया गया था। अगला है आपका BSI यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया लुप्त प्राय पौधों की सूची निम्न में से किस नाम से प्रकाशित करती है? रेड डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक, ब्लैक डाटा बुक या ब्लू डाटा बुक? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ये भी रेड डाटा बुक के नाम से प्रकाशित करती है। वह पुस्तक जिसमें सभी लुप्त प्राय जानवरों और पौधों का रिकॉर्ड रहता है उसे क्या कहते हैं? तो घूम फिर के वही सवाल, जवाब क्या हो जाएगा? रेड डाटा बुक। पक्षियों की इनमें से कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, कोयल, मोर या कौवा? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजाति है पक्षियों में। ये सब NCERT फैक्ट्स जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला सवाल, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत आता है। तो इसके तहत सांविधिक और बहुविषयक निकाय है। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद या पटना? इसका सही जवाब है कि इसका यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है। पर्यावरण और वन के संदर्भ में WCCB का पूर्ण रूप क्या है? अभी बताया गया, वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। तो इसमें हम लोग डिटेल नहीं देखते क्योंकि वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, इसका जवाब ऊपर भी बताया जा चुका है। वन्य जीव संरक्षण के लिए भारत का पहला अनुवांशिक बैंक कहाँ स्थित है? कोचीन, हैदराबाद, बेंगलुरु या अहमदाबाद? तो सही जवाब है हैदराबाद में भारत का पहला अनुवांशिक बैंक स्थित है। भारत के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में कितनी अनुसूचियां हैं? 7, 6, 4 या 5? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा 6 अनुसूचियां हैं। थोड़ा डिटेल देख लें। अब देखिए, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 भारत सरकार ने, उसके तहत भारत सरकार ने वन्य जीवों का अवैध शिकार और उसके हड्डी मांस और खाल के व्यापार पर रोक नकारे के लिए इसे पारित किया था। इसमें 6 अनुसूचियां हैं। अब इसमें से देखते हैं। अनुसूची 1 और 2 के द्वितीय भाग में वन्य जीवों को पूर्ण सुरक्षा है,
यानी इसमें अपराध के लिए उच्च दंड है। 3 और 4 में जानवरों की वे प्रजातियां हैं जो संकटग्रस्त नहीं है, तो इसके तहत संरक्षण तो है लेकिन अपराध के लिए दंड कम है, यानी 1 और 2 में उच्च दंड है, 3 और 4 में जो शामिल है उसमें कम दंड है। अनुसूची 5 में वह शामिल है जिसे कृमि माना जाता है, जिसका शिकार हो सकता है, उसमें दंड नहीं है। अनुसूची 6 में दुर्लभ और संरक्षित पौधों की खेती और रोपण पर रोक है, यानी ये आपका पौधों से संबंधित है। अनुसूची 6, इस प्रकार उसमें 6 अनुसूची है, जिसमें पहला अनुसूची जो है वो सबसे खतरनाक है, यानी उसमें आप क्राइम नहीं कर सकते, उसमें आपको जेल हो जाएगा। पेटा इंडिया की शुरुआत कब की गई? तो 2001, 2000, 2003 या 2002? तो सही जवाब है 2000 में पेटा इंडिया की शुरुआत की गई। अब जानते हैं पेटा इंडिया। पेटा इंडिया क्या है वो देख ले। पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, पीपल फॉर इथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, इसे कहते हैं पेटा इंडिया। इसकी शुरुआत 2000 में की गई है। यह मुंबई में स्थित है। यह पशु अधिकार संगठन है। पेटा इंडिया का सरल सिद्धांत है कि मनोरंजन, खाने और शिकार हेतु प्रयोग करने के लिए पशुओं पर हमारा अधिकार नहीं है। पेटा भारत में अपने अनुसंधान कार्यों से पशुओं पर हो रहे अत्याचारों के प्रति शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास कर पशुओं के जीवन में अनगिनत सुधार किए हैं, अनगिनत पशुओं को बचा रही है। तो यह एक संगठन है। किस पशु को भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु घोषित किया गया है? एक सिंग वाला गैंडा, हाथी, रॉयल बंगाल टाइगर, एशियाई चीता? तो सही जवाब है हाथी को राष्ट्रीय धरोहर पशु 2010 में घोषित किया गया है। और हाथी परियोजना 1992 में शुरू किया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो बाघ, वो भी रॉयल बंगाल टाइगर। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 22, भारत सरकार द्वारा हाथी परियोजना कब शुरू किया गया? अभी बताया गया 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट का शुरुआत किया गया है। अगला सवाल है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे व्यक्तियों और समुदायों को पुरस्कृत करने के लिए भारत सरकार किस पुरस्कार की संस्थापना की गई है भारत सरकार द्वारा, जिन्होंने वन्य जीवन के संरक्षण में असाधारण साहस और समर्पण का प्रदर्शन किया है? संजय गांधी पर्यावरण पुरस्कार, सुंदरलाल बहुगुणा, अमृता देवी बिश्नोई या बीपी पाल पुरस्कार? तो सही जवाब जो इसका हो जाएगा वो है अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार। ये ऐसे व्यक्तियों और समुदाय को पुरस्कृत करने के लिए यह पुरस्कार है जो वन्य जीव का संरक्षण के लिए साहस दिखाते हैं। अब देखते हैं इसके बारे में। अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो है वो भारत सरकार द्वारा दिया जाता है वन्य जीव सुरक्षा के लिए। यह पुरस्कार अमृता देवी बिश्नोई की याद में दिया जाता है, जिनकी 1731 में खिजड़ली नरसंहार में मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 24, सवाल यहां कहता है, किस भारतीय अधिनियम के तहत केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंडिया सीबीआई को वन्य जीवों को नुकसान पहुंचाने वाले अपराधियों को पकड़ने और मुकदमा चलाने का अधिकार दिया गया है? किस एक्ट के तहत? यहाँ वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972, भारतीय वन अधिनियम 1927, पर्यावरण संरक्षण 1986, पशु क्रूरता निवारण 1960। तो कौन सा एक्ट के तहत वो पावर दिया गया है ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही जवाब हो जाएगा वन्य जीव, एक मिनट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ऐसा पावर दिया गया है सीबीआई को। अगला सवाल, अच्छा ये तो आप देख चुके, सीबीआई को पावर दिया गया है इसके तहत। और साथ ही साथ वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये इसका भी गठन हुआ है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, यह भी देखता है। क्वेश्चन नंबर 26, लुप्तप्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था में ले जाने को क्या कहा जाता है? एक्स सीटू संरक्षण, इन सीटू प्रवास या सुरक्षा संरक्षण? तो इसका सही जवाब है एक्स सीटू। इसे आप बात को समझिए, कोई भी जीव को सुरक्षा की दृष्टि से उसके मूल जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं तो इस प्रकार के संरक्षण को क्या कहते हैं? एक्स सीटू। अगर वहीं पर बचाया जाता तो उसको क्या बोला जाता? उसको बोला जाता इन सीटू। यानी दूसरे जगह ले जाके बचाया जाता है तो एक्स सीटू, वहीं बचाते हैं तो क्या बोलते हैं? इन सीटू। यूएन वाइल्ड लाइफ डे यानी यूनाइटेड नेशंस वाइल्ड लाइफ डे कब मनाया जाता है? 7 जुलाई, 11 नवंबर, 5 जून या 3 मार्च? तो सही जवाब हो जाएगा 3 मार्च को वाइल्ड लाइफ डे यूएन की तरफ से मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 27 सवाल कहता है कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2015 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि सबसे बड़ा वन क्षेत्र। देखिए अब तो 2021 वाला अभी रिपोर्ट आपका आ गया है, 2023 का रिपोर्ट भी है। तो इस प्रकार हम लोग देखें तो अभी के हिसाब से कौन है वो हम लोग देखें तो मध्य प्रदेश है। तब के हिसाब से भी मध्य प्रदेश था। ये सवाल 2016 में तो 15 के हिसाब से पूछा था। अभी आपका 2021-23 के हिसाब से पूछेगा तो एमपी अभी भी टॉप में है, तब भी था, सबसे ज्यादा जंगल वहीं है। अगला सवाल, भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण यानी बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली या मैसूर? तो इसका सही जवाब आपका हो जाएगा ये कोलकाता में स्थित है बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसका स्थापना 1890 में किया गया है और 1954 में इसका पुनर्गठन किया गया। यह आपका पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का अधीन काम करता है।
भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर, गंगटोक, देहरादून या ईटानगर? तो सही जवाब इसका हो जाएगा भारत का वन्य जीव संस्थान कहाँ स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। इस देहरादून यानी उत्तराखंड में स्थापना 1982। वनों की कटाई के लिए जिम्मेदार प्रमुख कारकों में से है सूखा, ज्वालामुखी विस्फोट, चक्रवात या कृषि। तो किस कारण से वनों को ज्यादा काटा जाता है? तो वह है कृषि। कृषि के लिए वनों को काटा जाता है। निम्न में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है? यानी कोई भी तरीके से जंगल को दोबारा ये करना, डिफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन या हिफोरेस्टेशन। तो इसका सही जवाब है रिफोरेस्टेशन, यानी दोबारा जंगल को लगाना। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का संचयीकरण को कम करने का एकमात्र उपाय वन रोपण है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कम वहां जाता है। क्यों? पेड़ों से कार्बन सिंक बनती है, पेड़ श्वास लेते समय कार्बन डाइऑक्साइड सोख लेते हैं, पेड़ मनुष्य के लिए हितकारी उत्पाद देते हैं, पेड़ ऑक्सीजन छोड़ते हैं। सही जवाब है पेड़ों से कार्बन सिंक बनते हैं। कार्बन सिंक का मतलब है कि पेड़ जो है वो कार्बन के स्टोरेज देते हैं। पेड़ कार्बनिक पदार्थ से बने हैं, तो पेड़ ज्यादा होंगे तो वायु कार्बन डाइऑक्साइड का संचयीकरण कम होगा, क्योंकि पेड़ ही खुद कार्बन सिंक बनाएगा और पेड़ के पास ही ज्यादा से ज्यादा कार्बनिक मटेरियल होंगे, तो बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड का संचयन कम होगा। निम्न में से क्या भारत की में बाघों की आबादी के लिए खतरा नहीं है? उपलब्ध शिकार में कमी, वन्य जीव गलियारियों का संयोजन, मवेशियों की चराई, प्राकृतिक वास का विखंडन। बाघ का आबादी के लिए क्या खतरा नहीं है ये आपको बताना है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वन्य जीव गलियारियों का संयोजन करने से बाघ का आबादी का क्या खतरा होगा? इससे तो आपका वृद्धि होता है। कहता है एक ऐसी प्रजाति जो अपने निवास स्थान पर लंबे समय तक खोजे जाने के बाद भी नहीं पाई जा सकती, उसे क्या कहा जाता है? असुरक्षित, दुर्लभ, विलुप्त या लुप्तप्राय? तो इसे हम लोग विलुप्त कहते हैं। लंबे समय तक अगर नहीं मिला तो उसको विलुप्त कहना पड़ेगा। निम्न में से कौन सा लुप्तप्राय जानवर विश्व का उत्तम और सबसे महंगा ऊन देता है? चीरू, तिब्बती एंटलोप, कश्मीरी बकरी, कश्मीरी भेड़ या फिर चीतल? तो सबसे महंगा ऊन देता है चीरू, यानी तिब्बती एंटलोप जो है वो सबसे महंगा ऊन देता है अब तक का, जो कि एक लुप्तप्राय जानवर है। तो इस प्रकार आपके लिए 35 MCQ जो वन और वन्य जीव संरक्षण से ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होंगे। तो वीडियो अगर आपने अभी तक अगर देख रखा है, अभी तक आप वीडियो में टिके हुए हैं, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अन्य वीडियो से भी आप जुड़े रहें और चैनल के प्लेलिस्ट का आप जरूर फायदा उठाएं। कोई भी मिस्टेक या कोई भी गलती हो तो कमेंट बॉक्स में आप बताएं ताकि हम लोग सुधार कर सकें। धन्यवाद।